हाँ, तो देखो हमने क्या था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में देखा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या नहीं होती है। ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि अब जैसे जहाँ से हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कर ली है, ऐसे ही मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, क्योंकि देखो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो टीपीए से गवर्न नहीं होगी, वो गवर्न होती है मूवेबल प्रॉपर्टी सोगा के अंदर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब वहां पे उन्होंने गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है कि भैया गुड्स में क्या क्या आएगा, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी माइनस एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ठीक है, तो क्योंकि देखो एक्शनेबल क्लेम्स हैं, मनी है, वैसे वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, बट वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो इसलिए क्या है कि वो सोगा के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि सोगा जो है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। तो वो जो बचा हुआ जो एक्शनेबल क्लेम है और वो मनी है, वो दोनों इसमें आ जाएंगे टीपीए में। तो जो हमने कल जैसे वो देखा था ना कि स्ट्रक्चर टीपीए का, उसमें तुमने अगर तुमको याद होगा एंड की तरफ जाके सबसे लास्ट चैप्टर एक्शनेबल क्लेम का है और उससे जस्ट ऊपर एक्सचेंज का है। तो मनी जो वाला पार्ट है वो मनी का जो ट्रांसफर है वो मनी एक्सचेंज में ही ले सकते हो तुम। ठीक है, तो वो मनी एक्सचेंज में आती है, तो वो वहां पे मनी कवर हो जाती है, और एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं वो लास्ट चैप्टर में टीपीए में कवर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन है कि डायरेक्टली कि सिर्फ स्पेसिफिकली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगता है, कुछ कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी भी इसमें आ जाती है टीपीए में। ठीक है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वहां दिया हुआ है कि भैया मूवेबल प्रॉपर्टी में स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड व्हिच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड, ये सारी आ जाएंगी जो यहाँ पे एक्सक्लूड कर रखी है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी दिया हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में उन्होंने दिया हुआ है, तो उसमें उन्होंने भी यही दिया हुआ है कि भैया ये सारी चीजें आएंगी। तो जैसे हमने कल करा था ना कि राइट टू वेज, लाइट, फेरीज, फिशरीज, तो वो जो है ना वो यहाँ से आया है। वो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट की डेफिनेशन अगर हम देखें उसमें लिखा हुआ है कि भैया लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेस, ठीक है, या फिर राइट टू वेज, लाइट, फेरीज, फिशरीज, ये जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, क्योंकि आपने जो वो राइट जो है ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है, तो इसीलिए उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगाते हैं, और उसके लिए फिर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मूवेबल प्रॉपर्टी में की डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है रजिस्ट्रेशन एक्ट वालों ने कि भैया सारी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाती है, फिर कि इनके अलावा जो भी कुछ बचा वो सब फिर मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, ये अब डेफिनेशन वाला ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब दूसरी डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट इसमें सबसे वो है अटेस्टेशन। ठीक है, अटेस्टेशन का मतलब होता है कि भैया अब देखो पहले से हम डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि अटेस्टेशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ दी हुई है ये अटेस्टेड। ठीक है, अटेस्टेड इन एक मिनट रुको, अभी सही है क्या? ठीक है, तो देखो अटेस्टेड का डेफिनेशन याद दिया हुआ है कि अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि अटेस्ट क्या होगा, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ही हो सकता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक डॉक्यूमेंट ही होता है बेसिकली। ठीक है, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अटेस्ट कब माना जाएगा, मीन्स एंड शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव मेंट अटेस्टेड बाय टू और मोर विटनेसेस। ठीक है, कि दो और उससे ज्यादा लोगों से ही वो अटेस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है कि उनकी दो से ज्यादा होना चाहिए। ऑफ whom has seen the executant sign or affix his mark to the instrument। ठीक है, देखो पहली चीज तो है कि उसने या तो देखा हो, देखो सिंपल ये समझो कि एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है साइन करना, अटेस्ट करने का मतलब होता है, अटेस्ट करने का मतलब भी होता है साइन करना, बट साइन जब जो बना रहा है ना, जब वो साइन करता है, जिसका डॉक्यूमेंट है वो खुद साइन करेगा तो उसको एग्जीक्यूट करना बोलेंगे, और उसके अलावा जब विटनेस साइन करेगा तो उसको अटेस्ट करना बोलेंगे। ये बस टर्मिनोलॉजी है, बट इसका मीनिंग साइन करना ही होता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखो कोई आदमी अटेस्ट कब करेगा, तो या तो वो तब माना जाएगा जब उसने एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए देखा हो, यानी जिसका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ए और बी का डॉक्यूमेंट है तो उसने ए और बी को साइन करते हुए देखा है। या फिर साइन की जगह क्या हो सकता है, अफिक्स हिज मार्क टू द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि भाई जरूरी नहीं है सब साइन करे, कुछ अंगूठा भी लगा सकते हैं, तो वो अंगूठा लगाते हुए देखा हो। या फिर और हैज सीन सम अदर पर्सन,
ठीक है, उसके अलावा किसी और को देखा हो, बट साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, कि भैया जिसका डॉक्यूमेंट था ना, उसने कहा है कि भैया चलो मेरी जगह पे ये साइन करेगा, और एग्जीक्यूटेंट उस टाइम वहीं था। ठीक है, ये प्रेजेंस एंड डायरेक्शन है, तो इसलिए दोनों चीजें जरूरी है, प्रेजेंस भी एग्जीक्यूटेंट की और डायरेक्शन भी। उसने कहा कि भैया तू कर दे साइन मेरी जगह, तो वो माना जाएगा, वो भी माना जाएगा। और तीसरा, और हैज रिसीव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट ए पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर और मार्क। ठीक है, अब या जिसने किया, तो एग्जीक्यूटेंट ने तीसरी चीज क्या है, उसने ये बोल दिया है कि भैया ये जो साइन है ना, कि मैंने देखा नहीं है उसको, बट उसने मेरे को ये बोल दिया है कि भैया ये जो साइन है ये मेरे ही है, या फिर जो जिस बंदे के दूसरे के साइन है उसको मैंने ही बोला था, तो इसलिए तुम इस पे इसको मान लो मेरी बात को। ठीक है, ये सिर्फ बट मैं अपने लिए बोल सकता हूँ। ठीक है, कि मैं बोल रहा हूँ कि भैया हाँ ये साइन मेरे ही है, चाहे मैंने देखा नहीं सामने वाले ने मेरे को करते हुए। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि एग्जीक्यूटेंट ए पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर और मार्क और ऑफ द सिग्नेचर ऑफ एनी सच पर्सन, सच अदर पर्सन एंड ईच ऑफ होम। अब ये हो गया इतना, कि अब ये तो हो गया इतना पार्ट कि उसने क्या कर देखा होना चाहिए। ठीक है, या देखा होना चाहिए, या सुना होना चाहिए, या एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। अब फिर उसके बाद उसको क्या करना है, एंड ईच ऑफ होम हैज साइंड द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। अब उसको भी फिर एग्जीक्यूटेंट के सामने ही साइन करना है, उन दोनों विटनेसेस को भी। ठीक है, बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट मोर देन वन ऑफ सच विटनेस शैल हैव प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन शैल बी नेसेसरी। ठीक है, ये विटनेसेस को एक दूसरे के सामने प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, बट एग्जीक्यूटेंट और विटनेस को एक दूसरे के सामने प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, विटनेस को तुम ऐसे हो सकता है कि भैया पहले मेरे पास ले आए कि भैया देखो हमने साइन करे हैं, आप ये अटेस्ट कर दो, वो वहां पे अटेस्ट हो गया। फिर दूसरे बंदे के पास गए, उसको बोल दिया कि भैया ये हमारे साइन है, हम दोनों गए, हमने उसको बोल दिया कि भैया आप इस पे साइन कर दो, तो वो दूसरे ने अटेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से हो सकता है, बट अब ये हम या तो उसके सामने ही साइन करें, या फिर उसको एक्नॉलेजमेंट दे दें, या फिर हमारे सामने कोई दूसरा बंदा साइन कर रहा है और हमारी डायरेक्शन पे कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये तीन चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अब देखो ये मैं तुमको थोड़ा इजी वे में समझा देता हूँ। देखो अब सबसे पहली चीज ये है कि भैया जब भी कोई डॉक्यूमेंट होता है उसमें अटेस्ट करने, जो कोई बंदा साइन, देखो क्योंकि देखो अटेस्ट का मतलब सिंपल क्या होता है कि भैया साइन करना है, बट साइन करने का मतलब ये है कि भैया उसका इंटेंशन होना चाहिए उस चीज को अटेस्ट करने का। अब मान के चलो तुम मेरे पास एक डॉक्यूमेंट लाए, ठीक है, तुमने मेरे को कहा कि भाई ये हम ना ऐसे करने कुछ गेम खेल रहे हैं, तू इस पे साइन कर दे। कुछ गेम में तुमने मेरे से साइन करवा लिए, मैंने साइन कर दिए। बाद में क्या करा तुमने कि तुमने उसको एक वो बना दिया कि भैया ये हम ऐसे PIL बना दिया है, कुछ भी ऐसे बना दिया, एक डॉक्यूमेंट बना लिया तुमने उसका ऊपर उसके, और नीचे मेरे साइन है ही, तो वो अटेस्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, या फिर तुम एक डॉक्यूमेंट लाए थे इस पे जिसपे मैंने ऐसे ही बिना किसी उस चीज के बिना पढ़े या ऐसा कुछ साइन कर दिया, मेरा कुछ अटेस्ट करने का इंटेंशन नहीं था, तो वो इंटेंशन जो है ना, जिस टाइम पे जो बंदा साइन कर रहा है टेस्ट करने वाला, उसका एनिमो अटेस्टेंडी होना चाहिए, यानी कि इंटेंशन टू अटेस्ट। तो देखो ये इस केस में यही हुआ था, इस केस में उन्होंने यही बोला था कि भैया जब वो बंदा साइन कर रहा है तो उसका अटेस्ट करने का ये एक नेसेसरी है कि उसको, जैसे इस केस में क्या हुआ था कि दो लोग थे, उन्होंने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट बनाया और वो फिर रजिस्ट्रार के पास गए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ठीक है, अब रजिस्ट्रार ने उस पर रजिस्ट्रेशन के लिए साइन कर दिए। ठीक है, अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया रजिस्ट्रार ने साइन कर दिए, तो रजिस्ट्रार ने अटेस्ट कर दिया वो। ठीक है, तो फिर ये चीज है कि अब वो कोर्ट ने बोला कि भैया जो रजिस्ट्रार है ना, उसका अटेस्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, उसने साइन क्यों करे थे, क्योंकि उसको वहां पे वो रजिस्ट्रेशन के लिए साइन करना था। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसलिए एनिमो अटेस्टेंडी नहीं थी। अब इसके बाद है कि देखो, अब जब ही भी कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट होता है तो उसमें सबसे पहले एग्जीक्यूशन होना होता है और फिर अटेस्टेशन होता है। ठीक है, अब ये है कि व्हेन पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट साइन, और अटेस्टेशन होता है व्हेन विटनेसेस साइन। तो एग्जीक्यूशन होगा पहले, फिर अटेस्टेशन होगा। ठीक है, अब ये देखो मैंने तुमको बता दिया कि अब इसमें से एक चीज होनी चाहिए, या तो एग्जीक्यूटेंट ने खुद साइन करे हो, या अपना अंगूठा अंगूठा कुछ लगाया फिक्स करा हो मार्क, या फिर एग्जीक्यूटेंट ने डायरेक्ट करा हो किसी दूसरे को साइन करते हुए और एग्जीक्यूटेंट वहां प्रेजेंट हो। और तीसरा, एग्जीक्यूटेंट ने पर्सनल एक्नॉलेजमेंट दे दिया हो। ठीक है, अब ये विटनेस को देखना है,
ये विटनेस को देखना है कि भैया हाँ मेरे सामने इन तीनों में से एक चीज हुई है, और फिर विटनेस को क्या करना है, साइन इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट। ठीक है, और तीसरी चीज है इसमें कि बोथ एग्जीक्यूटेंट नीड नॉट बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। ठीक है, अब देखो, तो अब अटेस्ट करवाते क्यों है, तो देखो अटेस्ट करवाने का मेन मकसद ये होता है कि भैया वो बंदा उस चीज का विटनेस हो गया है, उस फैक्ट का, कि हाँ भैया इन दोनों ने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, ठीक है, उसका ये इन दोनों ने अटेस्ट करा है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये चीज है। और देखो उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो बंदे को पूरे उसके अंदर के सारी चीजें पता हो, कि वो एक एक चीज उसको पता होनी चाहिए टेस्ट करते टाइम, ये जरूरी नहीं है। वो उसके कंटेंट का अटेस्टेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, वो उसके कंटेंट क्या है क्या नहीं है वो उसको अटेस्ट नहीं कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट को कर रहा है सिर्फ, कि भैया ये एक डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने बनाया है। ठीक है, वो सिर्फ उस चीज को अटेस्ट करता है, वो उसके कंटेंट का जो होता है वो फिर कंटेंट का, तो क्योंकि देखो तुमने अगर एविडेंस में भी पढ़ा होगा कि कंटेंट का जो है आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, जनरल रूल ये है। तो इसलिए ये फैक्ट का जो ये अब क्या है कि एक ये वाला डॉक्यूमेंट जो अटेस्ट हुआ है, तो अटेस्टेशन के लिए आप इस बंदे को बुला सकते हो कि भैया हुआ भी था या नहीं हुआ था, तो वो उसके बारे में वो दे सकता है, एग्जिस्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए ये अटेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब विटनेस कौन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए खुद भी। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे से करवा देंगे या फिर किसी इंसान से करवा देंगे, या जो एलिजिबल ही नहीं है, ट्रू कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उससे नहीं करवा सकते। और दूसरी चीज है कि पार्टी जो खुद है ना एग्जीक्यूटेंट, वो खुद नहीं अटेस्ट कर सकती। ये बोलने लगे कि भैया ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है, और वो दोनों क्या करें कि एग्जीक्यूट भी खुद करें, और फिर एक दूसरे के वो बन जाए अटेस्टर, कि भैया मैं ए के लिए बन जाता हूँ, बी बोले मैं ए के लिए बन जाता हूँ, ए बोले मैं बी के लिए बन जाता हूँ। तो इसमें इस केस में ये बोला था कि नहीं भैया ये आप खुद से नहीं अटेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इतनी चीज है अटेस्टेशन की। अब अटेस्टेशन में अगर तुमको अभी कोई डाउट है तो वो अभी अपन ले लेते हैं, या आगे का करेंगे। ठीक है, अटेस्टेशन क्लियर है ना सबको? बस इतना याद रखना, ये वाली में हमेशा यही रहता है कि पहले एग्जीक्यूशन होगा और फिर अटेस्टेशन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एग्जीक्यूशन हो गया और फिर पहले अटेस्टेशन हो गया फिर एग्जीक्यूशन हुआ, ये नहीं हो सकता कि पहले विटनेस के साइन करवा लिए फिर आप कह रहे हो कि एग्जीक्यूटेंट चलो हम तो बाद में कर देंगे हमारे पास ही है ना, तो वो नहीं है। क्योंकि देखो वो विटनेस, वो जब अटेस्ट कर रहा है किसी चीज को, तो वो विटनेस बन किस चीज कर रहा है, वो विटनेस उनके साइन का ही बनता है कि हाँ भैया ये डॉक्यूमेंट था, इस पे इन दोनों ने साइन कर दिए, उसके बाद मैंने देखा है मेरे सामने करें, ठीक है, तो ये दोनों ने करे। ठीक है, तो वो उसी चीज का विटनेस है, कंटेंट का तो वो विटनेस वैसे भी नहीं है। ठीक है, वो विटनेस सिर्फ उनके साइन का है, उस डॉक्यूमेंट का है, तो वो ही अगर बाद में हुआ तो फिर वो विटनेस रहेगा ही नहीं किसी चीज का, तो वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए पहले एग्जीक्यूशन फिर अटेस्टेशन। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं आगे। अब आती है नोटिस की डेफिनेशन। ठीक है, तो देखो नोटिस इज ऑलवेज ऑफ फैक्ट। ठीक है, ये चीज सिंपल सी याद रखना, क्योंकि भैया लॉ जो है वो प्रिज्यूम्ड माना जाता है। ठीक है, आपको नोटिस लॉ की नोटिस नहीं देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्योंकि लॉ जो है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज है। ये है, डॉक्ट्रिन भी है, ये तुमको पता भी है कि भैया लॉ तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तुम लोगों ने आईपीसी का केस भी पढ़ा होगा, तो उसमें मेरे हिसाब से वो कौन सा केस था जिसमें आईपीसी में आया था शुरुआत में, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस था यार, अभी मेरे इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज पे। अरे वो गोल्ड कैरी कर रहा था हाँ प्लेन हाँ में। हाँ, वही। तो वो वाला केस है। ठीक है, तो इसमें इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये सिंपल सा केस। ठीक है, दूसरा है, आप देखो जो नोटिस होता है ना वो कई तरीके का होता है, इसमें ना हमारे इसमें बेसिकली ना पांच पांच दिए हुए हैं, दो ऐसे कई सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं कि किस किस तरीके से नोटिस माना जाएगा। तो एक तो होता है एक्चुअल नोटिस। ठीक है, कि एक्चुअल नॉलेज में है वो तुम्हारी, कि भैया मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, कि भैया ये चीज है, मैंने तुमको बता दिया कि भैया हम 9 तारीख से क्लास शुरू करेंगे, मैंने तुमको पर्सनली बता दिया। तो ये एक तो एक्चुअल हो गया कि तुमको एक्चुअली नॉलेज है इस चीज की, तो ये तो एक्चुअल नोटिस है। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी होता है एक, कि वो तुमको एक्चुअल में नहीं पता है, बट माना जाएगा कि वो तुमको पता था, या तुमको पता होना चाहिए था, एक ऑर्डिनरी आदमी को ये चीज पता होती है। ठीक है, तो जैसे कि भैया अब तुम किसी को थप्पड़ मार रहे हो, तो तुमको ये नॉलेज मानी जाएगी ना कि भैया उससे किसी को, सामने वाले को चोट लगेगी, या तुम कर रहे हो तो वो
एक ऑफेंस है, इस तरीके से एक वो हो जाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि मानी जाती है। तो इस तरीके से 5 नोटिस हैं जो इस सेक्शन में दिए हुए हैं, डेफिनेशन में ही है ये सारी चीजें, कि भैया वो माना जाएगा कि आपको जो है नोटिस था। ठीक है, तो वो ऐसे ही चलेगा जैसे कि आपको वो चीज बता दी गई थी, उसमें फिर कोर्ट यही मानेगा कि भैया आपको नोटिस था। ठीक है, अब देखो वो क्या क्या चीजें हैं। पहला है विलफुल एब्सटेंशन। ठीक है, कि भैया आपकी खुद की एब्सटेंशन थी, कि भैया जिसमें कि आप जनरल कोई इंक्वायरी करते या फिर आप किसी से जनरल सर्च भी करते तो आपको वो चीज़ पता चल जाती। ठीक है, जैसे कि भैया आप कहीं गए, आप आपको कोई घर खरीदना है। ठीक है, और अ, आप वहाँ लेने चले गए और आपने आसपास किसी से पूछा होता अगर वो घर, जबकि जो आपको बेच रहा है वो उसका है भी नहीं। ठीक है, बट आपने किसी से पूछा भी नहीं, आपने बस ऐसे गए, एक ना उस आदमी को आप जानते भी नहीं हो और रैंडम आपने उससे खरीद लिया घर। ठीक है, तो उसमें जो है कि आप अगर थोड़ा सा भी किसी से पूछते आसपास में या फिर किसी से रिलेटेड में, तो वो बता देता आपको कि भैया ये घर इसका नहीं है। तो वहां पे आपको माना जाएगा कि भैया हाँ, कि ये आपको विलफुल एब्सटेंशन थी, कि आपने कुछ किया ही नहीं भाई। ठीक है, फिर दूसरा है आपकी ग्रोस नेग्लिजेंस है, कि भैया आप अगर ये भी एक तरीके से विलफुल एब्सटेंशन का ही एक्सटेंशन है, बट ये उसका थोड़ा एक ऐसे कह सकते हैं कि उसका जो ग्रेवनेस है थोड़ी ज्यादा हो जाती है। एब्सटेंट है कि भैया आप ने कुछ किया नहीं है, नेग्लिजेंस है कि आपको था कि यार कुछ ऐसा गड़बड़ लग रहा है बट आप फिर भी जानबूझ के कि छोड़ो यार, है ना, तो वो नेग्लिजेंट हो जाते हो आप किसी चीज को लेके। तो अगर आप ऐसे हो किसी एक लेके किसी एक फैक्ट को, तो वो भी आपको माना जाएगा कि भैया इस चीज का आपको नोटिस था। ठीक है, तीस अब देखो इसमें 3 एक्सप्लेनेशन है, वो 3 और तरीके की कंस्ट्रक्टिव नोटिस को बताती है। तो पहली एक्सप्लेनेशन इसकी बताती है कि भैया कोई रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन है, ठीक है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो जिसमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ भी हुआ है। ठीक है, जैसे कोई सेल होती है, तो सेल में होता है कि भैया मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है वो, और मैंने मान के चलो ये निशान से मैंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। अब कोई एक बंदा यशवीर है उसको बेचने चल दिया है कि भैया बेच दूंगा मैं तो इसको। अब वो तीसरा बंदा को यशवीर बेचने वाला है, अब तीसरे बंदे ने चेक ही नहीं किया कि भैया इस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है। ठीक है, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पब्लिक नोटिस माना जाता है। ठीक है, और वो सिर्फ तभी पब्लिक नोटिस माना जाएगा जब लॉ में उसकी रिक्वायरमेंट पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की है। जैसे विल है, विल की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं होती है। ठीक है, तो फिर आपने वो करवाया है या नहीं करवाया उससे मैटर ही नहीं करता, उसका नहीं मानेंगे हम नोटिस, चाहे वो रजिस्टर्ड भी है। बट अगर कोई चीज ऐसी है जिसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है और उसका रजिस्ट्रेशन करवाया भी हुआ है, तो ही माना जाएगा कि भैया ये चीज आपकी नॉलेज में होनी चाहिए थी। अब ये आपको नहीं पता है तो इसकी वजह से हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये डीम्ड नोटिस माना जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कि भैया नोटिस कब से माना जाएगा, जिस दिन वो रजिस्टर हो गया उस दिन के बाद से सबको उसका डीम्ड नोटिस माना जाएगा पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, फिर चौथा है एक्चुअल पोजेशन। अब कोई आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने गए, ठीक है, मान के चलो ये मेरा घर है, अब यहाँ पे कोई एक बंदा आया, कोई XYZ बंदा आया उसको बेचने लग गया कि भैया ये वाला घर खरीद लो, ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पे है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रहते हैं, तो उस सामने वाले बंदे ने इंक्वायरी नहीं किया कि भैया ये जो बंदे यहाँ पे रहते हैं ये कौन है, ये क्यों रह रहे हैं, भैया ये टेनेंट है क्या। ठीक है, या ये किस इनको किसने दिया था, है ना, तो इनको किसने दिया, ऐसे सब है। तो ये है कि ऐसे में जब एक्चुअल पोजेशन किसी के पास होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसमें भी हम मानते हैं कि भैया उस आदमी को जो था वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस था। क्योंकि भैया जब किसी के पास है तो आप पूछो तो एटलीस्ट कि भैया किसका है, ये आदमी कौन है, इसको आपने रेंट पे दिया हुआ है या फिर ये इसका है। ठीक है, तो वो ये भी माना जाता है। ठीक है, तो अब ये माना जाएगा उसमें क्या, देखो उसमें सिर्फ इतना माना जाएगा कि भैया जिस आदमी के पास पोजीशन है ना उसके पास टाइटल है, उसका ये माना जाएगा, ऐसा कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा। ठीक है, पांचवा है फिर नोटिस टू एजेंट। ये तो सिंपल हमको पता ही है कि भैया हमारे नोटिस एजेंट था कोई हमारा, उसको हम किसी ने नोटिस दे दिया और हम बाद में बोल रहे हैं कि भैया हमारे को तो नोटिस ही नहीं था, तो भैया वो नहीं होता है, हमारे अगर लॉयर को था या फिर हमारे इन कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारे किसी एजेंट को था। ठीक है, तो उन सबको भी नोटिस जो है वो नोटिस माना जाएगा हमको। ठीक है,
तो देखो अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन में यही सारी 5 चीजें हैं। अब देखो कहाँ पे है नोटिस की डेफिनेशन, ये बनाएंगे नीचे, हाँ ये एरिया। ए पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस, ठीक है, ऑफ अ फैक्ट। नोटिस हमेशा फैक्ट का होता है, ये मैंने तुमको बता दिया। अब देखो सबसे पहला मैंने तुमको बताया था एक्चुअल नोटिस होता है, व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट। ये तो सिंपल है कि भैया आपको पता है तो वो पता है, ठीक है। और व्हेन, ठीक है, अब देखो ये और व्हेन आ गया कि जब से कंस्ट्रक्टिव नोटिस स्टार्ट होंगे, बट फॉर विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम एन इंक्वायरी और सच विच ही ought टू हैव मेड, ठीक है, कि कुछ ऐसा था, कुछ ऐसी इंक्वायरी थी या कुछ ऐसा सर्च था जो उसको करना चाहिए था। बहुत ही ये नॉर्मल सी चीज है कि हम कुछ खरीदने जा रहे हैं भैया, हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, उसमें 1 करोड़ रुपए देंगे और हमने किसी से पूछा भी नहीं आसपास में, या किसी जानने वाले से जो उसमें एक्सपर्ट है, ऐसा कुछ किसी से हमने पूछा नहीं, ठीक है। या फिर और ग्रोस नेग्लिजेंस ही वुड हैव नोन इट, कि भैया उसकी ग्रोस नेग्लिजेंस अगर ना होती तो उसको पता होता वो चीज, ठीक है। यानी कि मान लो कि कुछ ग्रोस नेग्लिजेंस ऐसे बोल सकते हो तुम कि उसको सामने से किसी ने बताया भी, फिर भी उसने इग्नोर कर दिया कि अरे छोड़ भाई ये तो ऐसे ही, पता नहीं लोग क्या करते हैं। भाई जब किसी ने तुमको बताया है तो एक बार तुम ऐसे कर लो ना कि भैया चेक कर लो, है ना, या फिर पूछताछ कर लो। तो वो बहुत ग्रोस नेग्लिजेंस हो गई आपकी। या तो आपने जानबूझ के कुछ इंक्वायरी जो आपको करनी चाहिए थी वो नहीं करी, या फिर आपको कुछ था थोड़ा मन में कि नहीं, मन में या कुछ ऐसी जानकारी में थोड़ा था, पूरा आपको नहीं पता था बट था, और फिर भी आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो वो ग्रोस नेग्लिजेंस में आ जाएगा। तो वो ही कुड हैव नोन इट, ठीक है। तो ये दो हो गए। 1 मिनट बस ये डेफिनेशन करके मैं करता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, देखो एक्सप्लेनेशन 1 जो मैंने तुमको बताई थी, वेयर बाय एनी ट्रांजेक्शन, where any transaction relating to immovable property is required by law to be and has been effected by registered document, यानी कि required by law यानी कि registration mandatory है, and has been effected by registered instrument, और उसमें उसका रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अरे 1 मिनट रुको, क्या हो गया, आवाज सही आ रही है क्या? अब नहीं, अब आ रही है क्या? ठीक है ना। तो देखो यही है कि अब ये ये मैंने बता दिया ना कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है पहला, कि मैंडेटरी है, और दूसरा है कि हैज बीन इफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, और रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ और शेयर ऑफ इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी शैल डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स एज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये हो गया डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से आपको पता होना चाहिए। ये है यार। फिर और वेयर द प्रॉपर्टी इज नोट all situated in one sub-district or where the registered document has been registered under subsection 2 of section 30 for earliest date on which any memorandum of, ये सब वो है कि भैया जब अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी है तो उसमें ये रहेगा कि भैया जहाँ पे पहली बार रजिस्टर हो गया, अर्लीस्ट डेट ऑन विच एनी मेंबर रैंडम, है ना, तो वो वाले से माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है फिर प्रोवाइडेड दैट, अब देखो इसमें ये है कि एन इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड एंड इट रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, कि भैया उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कब माना जाएगा, जब वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली हो, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट और मेमोरेंडम हैज बीन ड्यूली एंटर्ड और फील्ड एज द केस में बी इन बुक्स केप्ट अंडर सेक्शन 51 ऑफ दैट एक्ट। अब वो 51 में होता है कि भैया कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है तो उनको एक मेमोरेंडम होता है, बुक होती है उनकी, फाइल, उसमें फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो वो वहाँ फाइल हो चुका है। और दूसरा, द पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ विच द इंस्ट्रूमेंट्स लेट टू हैव बीन करेक्टली एंटर्ड इन द इंडेक्सेस केप्ट, ठीक है। तो वहाँ वो करेक्टली एंटर्ड हैं, यानी कि मतलब पूरा रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो हुआ है, उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेनेशन 2 में ये है कि भैया एनी पर्सन acquiring any movable property or any share or interest in any such property shall be deemed to have notice, ठीक है, of title if any of any person who is for the time being in actual possession of thereof, कि भैया हम घर खरीदने गए और वहां पे कोई एक्चुअली में रह रहा था, और तो हम ये मानेंगे कि भैया उसी के ही वो टाइटल है, तो आपने पूछा नहीं किसी से और फिर भी आपने किसी और से खरीद लिया, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। अब भाई रहते रहते तो जो रहता है वही माना जाता है, क्योंकि देखो जो पोजीशन है ना, पोजीशन को माना जाता है 9 आउट ऑफ 10 इन ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप में अगर 10 पॉइंट्स होते हैं तो उसमें से 9 पॉइंट पोजीशन के हैं, एक पॉइंट है फिर आपका अलग, ठीक है। तो इसलिए पोजीशन को हमेशा बहुत ही ज्यादा
हाई पेडेस्टल पे रखा जाता है लॉ में, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई पोजीशन में है तो आपको पता है, माना जाएगा कि भैया ये प्रॉपर्टी उसी की थी, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन 3 है, एनी पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ एनी फैक्ट इफ हिज एजेंट एक्वायर्स नोटिस देयरऑफ, ठीक है। अब उसके नोटिस, एजेंट को नोटिस मिल गया है, कब मिला है, वाइल एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस टू विच द फैक्ट दैट फैक्ट इज मटेरियल, ठीक है, कि भैया वो उस चीज के लिए वो काम करता है। अब ये नहीं है कि जैसे मान के चलो मेरे दो बिजनेस हैं, ठीक है, एक कपड़े का है मान के चलो, और एक मान के चलो मेरा किताबों का है, ठीक है। अब तुमने मेरे जो किताबों वाले बिजनेस का कुछ नोटिस था वो तुमने मेरे कपड़े वाले एजेंट को दे दिया। अब भैया वो मेरे को थोड़ी पता है, वो ये नहीं माना जाएगा। तो जिस फैक्ट से मटेरियल बिजनेस में वो है उसी बंदे को बताना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि किसी और को बता दिया, ठीक है। प्रोवाइडेड, अब ऐसे भी हो सकता है जैसे कि भैया मेरे दो केस चल रहे हैं, ठीक है। तो एक केस मेरा चल रहा है मान के चलो एक देहरादून की प्रॉपर्टी को लेके चल रहा है, एक केस मेरा चल रहा है यूपी में मेरी एक प्रॉपर्टी है उसको लेके। अब मैंने दोनों में अलग अलग लॉयर्स को एंगेज करा हुआ है। तो अब तुम ये सोचो कि भैया मेरी यूपी वाली प्रॉपर्टी के लिए तुमने एक देहरादून वाले लॉयर को तुमने मेरा नोटिस दे दिया, तो वो नहीं माना जाएगा क्योंकि वो वहां पे मेरा उस चीज के लिए एजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो वो एजेंट मेरा सिर्फ किसके लिए है, वो मेरी यूपी वाली प्रॉपर्टी से डील कर रहा है मैटर से, तो वो वहां के लिए एजेंट है सिर्फ, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, तो देखो इफ द एजेंट फ्रॉडुलेंटली कंसील्स द फैक्ट द प्रिंसिपल शैल नॉट बी चार्ज विद नोटिस देयरऑफ एज अगेंस्ट एनी पर्सन हु वाज ए पार्टी टू और अदरवाइज कोग्निजेंट ऑफ द फ्रॉड, ठीक है। तो ये है कि अगर एजेंट ने फ्रॉडुलेंटली वो फैक्ट मेरे से कंसील करा है कि भैया उसको पता चल गया था और उसने फ्रॉड कर दिया और जानबूझ के नहीं बताया उसने, तो फिर प्रिंसिपल को नोटिस नहीं माना जाएगा, ठीक है। जिस पार्टी ने वो नोटिस उसको दिया था एज अगेंस्ट द पार्टी हु वाज पार्टी टू और अदरवाइज कोग्निजेंट ऑफ द फ्रॉड, ये बट सिर्फ उसी पार्टी के लिए जिस पार्टी को इस फ्रॉड के बारे में पता था, ठीक है। तो वो फ्रॉड मान के चलो कि सामने वाले ने मेरे वकील को ही पैसा दे दिया, ठीक है, कि भैया ये हमने तेरे को नोटिस दे दिया और तू उसको बताना मत, ठीक है, और फिर ये इसका टाइम बीत जाएगा और फिर ये हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नोटिस, ये अब मेरा वकील मान गया, उसने उसके पैसे ले लिए और मेरे से तो पैसे ले ही रहा था, तो अब ये तो फ्रॉड हो गया। तो ये ऐसे वाले केस में मेरे को उसका नोटिस नहीं माना जाएगा चाहे वो वकील मेरा एजेंट था भी, क्योंकि फ्रॉड जो है ना, फ्रॉड बीट्स एवरीथिंग, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है नोट्स में कि फ्रॉड अगर है करा हुआ है तो फ्रॉड की वजह से वो नोटिस डिफीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये है कि अब अगर कोई पर्सन जो है माइनर पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी में है, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उसमें एक आदमी माइनर से प्रोपोर्शन में रह रहा है, तो फिर उसका कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं माना जाएगा होल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। ये चीज है। और पेंडिंग लिटिगेशन जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। जैसे क्या है कि भैया उसके ऊपर केस चल रहा हुआ है प्रॉपर्टी के कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो ये नहीं माना जाएगा कि भैया ये प्रॉपर्टी जो है इसके ऊपर तो केस चल रहा है तो ये भी हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानेंगे, वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं है। वो तो ये माना जाएगा भैया चल रहा है तो जब क्लियर होगा, बट उसमें ये रहता है कि बट सब्जेक्ट टू हो जाता है वो उसके, कि भैया ये वाला केस चला हुआ है, जब इसका जो रिजल्ट आएगा उसके सब्जेक्ट टू रहेगा, ठीक है। बट उसमें भी फिर वो थर्ड पार्टी को अगर पता ही नहीं था तो उसमें भी वो थर्ड पार्टी का गुड फेथ आ जाता है हमेशा, क्योंकि लॉ जो है हमेशा गुड फेथ में थर्ड पार्टी अगर पैसे दे के खरीदती है कंसिडरेशन में तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं उसके राइट्स को, ठीक है। ये हो गया नोटिस। अब नोटिस में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ भाई ये चीज़। देखो माइनर पोर्शन वाला प्रॉपर्टी वाला ये है कि अगर कोई आदमी है, ठीक है, वो क्या है कि वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मान के चलो ऐसे 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें 10 के 10 फ्लोर बेचने हैं या बहुत पूरी प्रॉपर्टी में 10 फ्लोर है, ठीक है, और उसके बाहर पार्क वार्क पूरा बहुत बड़ी सी प्रॉपर्टी है और उसमें एक आदमी एक कमरे में रहता है, तो भैया वो नहीं माना जाएगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस, है ना, कि वो आदमी वहां पोजेशन में था, ठीक है। क्योंकि अब एक आदमी कहाँ है छोटी सी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में अगर माइनर सा प्रोपोर्शन है तो उसको नहीं कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानेंगे, ऐसा मेजर टाइप कुछ होना चाहिए या ऐसा दिखा हुआ होना चाहिए कि हाँ भैया ये वाला है, ठीक है। तो ये माइनर पोर्शन वाला हो गया। हाँ इसी बीच। पावर ऑफ अटर्नी को क्या इम्प्लाइड नोटिस माना जाएगा? यार देखो पावर ऑफ अटॉर्नी में ना, पावर ऑफ अटॉर्नी तो लीगल होता है, ठीक है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी हम किसी को दे देते हैं कि ये वाला आदमी मेरे बिहाफ पे काम करेगा, तो वो मेरा एजेंट हो जाता है फिर एक तरीके से, ऐसे समझ लो तो, है ना। मतलब
एक एजेंट ही हो गया ना वो, कि भैया मैं तो हूं नहीं यहाँ पे, बट मेरे बिहाफ पे ये आदमी जो है मेरा जो सामान है या मेरा जो प्रॉपर्टी है वो ये डील करेगा, तो वो एक एजेंट ही है, तो वो एजेंट में ही आ जाएगा। मतलब कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया उसके पास नोटिस पहुंच गया ऐसा एक्सेप्टेड मतलब माना जाएगा। हाँ देखो, अगर वो आदमी वही, बट देखो पावर ऑफ अटॉर्नी भी ना कई तरीके की होती है। एक होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, कि जनरल में मैं क्या करता हूँ कि भैया मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है इंडिया में, मान के चलो मेरे को इंडिया के बाहर जाना है और मैंने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी कि भैया मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है इंडिया में वो ये बंदा डील करेगा, ठीक है। तो फिर मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी अगर आ रहा है तो वो नोटिस उसको मिल गया है तो माना जाएगा मेरे को मिल गया है, ठीक है। बट अगर मैंने स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई है कि भैया स्पेसिफिक में ऐसे करते हैं कि भैया ये जो मेरी इस गांव से रिलेटेड प्रॉपर्टी है ये मैंने यशीवीर को दे दी है, ठीक है, तो फिर सिर्फ उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाला माना और भी एक और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे पास 40,000 स्क्वायर फीट का जमीन है, जाएगा। हाँ उसमें से 2,000 स्क्वायर फीट का डिस्पोजल करने के लिए एक शेयर होल्डर ने डिस्पोज करने की कोशिश किया। मतलब 40,000 स्क्वायर फीट में बहुत सारे शेयर होल्डर्स आ गए, मतलब बहुत सारे सिबलिंग्स का प्रॉपर्टी है वो। हाँ। तो 2,000 स्क्वायर फीट एक डिस्पोजल कर रहा है, तो फिर अगर वो बाकी सिबलिंग्स को नहीं बता के डिस्पोज कर रहा है तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस पाएगा नहीं। नहीं बाकी को, नहीं देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस किस चीज के लिए, देखो उसका शेयर वो है ना उसमें कुछ हाँ तो वो अपना शेयर ही बेच रहा है। हाँ। हाँ तो वो तो बेच सकता है ना जब उसका है शेयर। अब वो उसको बताने की जरूरत नहीं है दूसरों को। जैसे देखो अगर कोई बट फैमिली, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी तो नहीं हुआ है ना। नहीं देखो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुआ है वो ठीक है, बट अगर उसने, उसका राइट तो है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है कि वो राइट अभी अक्रू ही नहीं हुआ है, जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी है और वो तुमको बाद में मिलेगी, कि भैया मेरे पापा के बाद मेरे को मिलेगी, तो ये जो होता है ये वाला आप नहीं बेच सकते हो, ये आएगा आगे, ठीक है। ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्योंकि अभी आपकी प्रॉपर्टी हुई नहीं है, वो आपकी होगी, ठीक है। तो वो ये नहीं आप बेच सकते हो। बट अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी हो चुकी है पहले से ही, ठीक है, मान के लो फैमिली प्रॉपर्टी में है, को पर्सनली में आपके पास कोई राइट आ गया है, तो आप उसको बेच सकते हो, ठीक है। बट उसमें फिर फैमिली लॉ वाले रूल्स लग जाते हैं कि फैमिली लॉ में तो क्या है। दया भाग और मिताक्षर हाँ तो उसमें फिर फैमिली लॉ से गवर्न होएगा कि पर्सनल लॉज में क्या है, कि भैया वो कैसे कर सकता था। बट अगर इन गुड फेथ, बट क्योंकि उसका राइट था और उसने बेच दिया है और गुड फेथ में सामने वाले को पता नहीं था, ठीक है, तो फिर उसमें फिर वो बाद में अपना वो कर सकता है, कि मतलब वो बाद में डिवीजन करवा सकता है ऐसे प्रॉपर्टी का। बट ठीक है। उसमें ये रहता है बस ऐसे वाले केस में ना, एक चीज ये आ जाती है कि उसमें उस सामने वाले बंदे के पास जो राइट आता है ना, वो डिवीजन करवाने का तो आ जाता है कि भैया ये प्रॉपर्टी है डिवाइड करवा दो। बट अगर मान के चलो एक घर ही था, अब उसने घर में एक पार्ट था उसका कि भैया उसने घर में अपना पार्ट बेच दिया, ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होगा कि घर में वो उसको डिवाइड तो करवा लेगा, बट वो घर में ये नहीं मांग सकता कि भैया मेरे को रहने का अधिकार दिलवा दो इस घर में क्योंकि मैंने खरीद लिया है, कि एक कमरे में मैं रहूंगा बाकी में इसके घर वाले रह लेंगे। ये वाला नहीं, ये वाला जो रूल है ये इसका एक्सेप्शन में आ जाता है। फिर भैया आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरे को उस घर में रहने की वो दिलवा दो, मैं उनके साथ ही रहूंगा अब तो, उनकी फैमिली के साथ ही, ठीक है। तो वो वाला राइट आप नहीं मांग सकते। फिर ये वाला थर्ड पार्टी के पास आ जाता है। थर्ड पार्टी के पास ये हो जाता है फिर कि आप, अब भैया आप या तो ऐसा करवा लो कि उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करवा लो, ठीक है, और फिर उसमें से जो आपका हिस्सा है उसको अगर वो सेपरेबल है कि भैया बिल्कुल ही अलग कर सकते हैं, ठीक है, तो आप वो करवा लो, या फिर आप वो उसके ऊपर कुछ सू वगैरह कर दो, डैमेज वगैरह का क्लेम कर सकते हो आप, ठीक है, तो वो सब चीजें कर सकते हो। बट आप उसमें उनके साथ रहने वाला जो है कि भैया मैं पोजीशन में उनके साथ ही रहूंगा, वो नहीं मांग सकते, वो वाला आ जाता ठीक है। है। हाँ निशांत। विनीत भैया जैसे कि जो वो है ना आपने बोला था कि इंक्वायरी करना नेसेसरी। नहीं नेसेसरी नहीं, मतलब देख वो ऐसी जगह पे नेसेसरी है कि कुछ बहुत जनरल सी चीज है जो सबको पता ही होगी, ठीक है। हाँ जैसे मान के चल कि भैया तेरा घर घर है, तू अभी यहाँ रहता है, ठीक है, अब ये तू यहाँ कोई बंदा आ जाए और उसने सामने से बेच दिया वो घर ऐसे ही, ठीक है, कोई एक्स वाई जेड ने, मान के चल मैं हूँ, मैं तेरे को भी नहीं जानता हूँ और मैं किसी एक एक्स वाई जेड बंदे को भी नहीं जानता हूँ, उस एक्स वाई जेड बंदे ने बोला भैया देखो ये घर है यहाँ पे देहरादून में बहुत मस्त जगह पे है ऐसे, स्काई स्काई बढ़िया और पहाड़ वहाड़ मस्त व्यू है, आप ये वाला घर खरीद लो, ठीक है। और मैं आया, मैंने देखा हाँ भैया बढ़िया घर है, ठीक है, और मैंने कहा ठीक है भैया खरीद लेता हूँ मैं, मैंने खरीद लिया, मैंने उसको बोल दिया। अब भैया मैंने ना तो वहाँ आसपास किसी से पूछा कि भैया क्या सीन है, ये घर किसका है, तो वो
ये होता है ना कि देखो अब आप इतना बड़ा कुछ खरीदने वाले हो तो आप थोड़ा तो इंक्वायर करोगे ना। हाँ, ये वही एक, ड्यू डिलिजेंस हाँ जिसे ड्यू कहते हैं। डिलिजेंस, हाँ कि मतलब एक रीजनेबल पर्सन जितना तो करो। ये नहीं वो कह रहे कि भैया बहुत ज्यादा आप डिटेल में जाओ, अगर देखो उसमें भी फिर ये आ जाएगा, वो फैक्चुअल फैक्चुअल सिनेरियो पे डिपेंड कर जाएगा। अगर सामने वाले ने बंदे ने जिसने तुमको बेचा है वो ये कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से पता ही नहीं चल पा रहा है ना, कि भैया वो जानबूझ के उसने मेरे को रोक दिया है ना कि मैं पता कर पाऊं जब मैं कर रहा था, बट उसने क्या करा ना कि भैया मेरे को आने नहीं दिया या ऐसा कुछ कर दिया जिससे कि मेरे को पता नहीं चल पाई वो चीज। तो फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं माना जाएगा क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस कर लिया था, बट सामने वाले ने मेरे को फ्रॉड कर दिया। ठीक है, तो फिर वो फ्रॉड वाला केस हो जाएगा या कंसील करवा दिया फैक्ट। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, हम्म। जमीन या कुछ भी, तो अब ये क्या मेरे ऊपर ड्यूटी है कि मेरे को ड्यू डिलिजेंस करना है? और अगर मैं ना करूँ तो एम आई लेटिंग गो ऑफ द राइट टू क्लेम डैमेजेस हाँ बाद हाँ में? हाँ, देखो ये रीजनेबल पर्सन वाला ड्यू डिलिजेंस तो आपके ऊपर माना जाता है कि भैया हाँ नॉर्मल पर्सन वाला तो आपको करना ही है। हाँ, तो वो, क्योंकि जो केसेस होते हैं ना मेरे में, उसमें यही होता है ना कि एक प्रॉपर्टी 10 लोग खरीद लेते हाँ हैं और एक ही बंदा 10 कुछ, तो हाँ, फिर उसके बाद अब क्या वो रिकवरी नहीं हो सकती उसकी? नहीं देखो रिकवरी नहीं हो सकती उसमें, उसमें बस वो होता है फिर। बट जब ऐसे केस आते हैं ना कि एक बंदा 10 को चिपका दे रहा है, तो उसमें ये हो रहा है कि वो फिर फ्रॉड वाला केस आ जाता है कि ये हाँ सामने वाला बंदा शातिर है, इसने जानबूझ के ऐसा दिखा दिया लोगों को कि भैया नहीं किसी पे नहीं है, ये तुम्हारी ही है। ठीक है, तो वो फिर उस वो पूरा फैक्चुअल मैट्रिक्स पे जाता है, बट वो हम्म, फिर वहां पे क्लेम कर सकता है वो कि भैया देखो अब इसको देखो। बट इसमें ये लोग क्या करते हैं ना, ऐसे में ना ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाते हैं। ये जो हाँ ये इनको जीपी सेल बोलते हैं, ये दिल्ली में बहुत होता है, जीपी हाँ हाँ सेल हाँ, होता है। ठीक है, तो ये जीपी सेल का मैं तुमको बताऊंगा, आगे आएगा ये एक एक केस है इसका। हम्म, ठीक है, वो भी आएगा, वो बताऊंगा। उसमें ये लोग क्या करते हैं ना कि पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा देंगे और विल बनवा देंगे कि भैया पावर हाँ ऑफ अटॉर्नी में वो जनरल पावर ऑफ वो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएंगे सिंस टाइम मतलब परपीचुअल टाइम के लिए। ठीक है, हाँ हाँ, तो अब हमेशा के लिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा दी कि मेरी जगह ये निशांति संभालेगा, तो तुम ही संभालोगे यानी कि तुम ही ओनर हो गए तब तक। और फिर उसके हाँ बाद ये हो गया, फिर विल बनवा देंगे कि मेरी विल हाँ बनवा दी कि मेरी विल में लिखा हुआ कि भैया मेरे बाद ये प्रॉपर्टी निशांत की। तो उससे क्या होगा हाँ कि वो प्रॉपर्टी जो है ना, अब जब तक जिंदा था तब तक तो पावर ऑफ अटॉर्नी पे चल रही है, उसके बाद वो विल से ट्रांसफर हो गई तुम्हारे पास। तो हाँ ये इसमें पैसा बच जाता है उस चीज का, जो सेल में तुमको जो ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है ना मूवेबल प्रॉपर्टी के हाँ रजिस्ट्रेशन का, हाँ, वो बच जाता है। तो इसलिए ये जीपी सेल्स चल रही थी। ठीक है, इसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी सेल बनवा, जनरल हाँ। पावर, ये क्वेश्चन विनीत के क्लैट पीजी में ये इस बार उसमें भी आया था भाई, हरियाणा के एग्जाम में भी आया था ये। था। तो ये जीपी सेल्स चलती थी। तो ये है कि बट कोर्ट ने फिर बोल दिया था कि भैया ये जो जीपी सेल्स है ना, ये सेल्स नहीं है, ये जीपी सेल्स हाँ, ये बस सेल्स नहीं है। मिसनोमर है। ये हाँ सेल्स में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि सेल वही होती है जब आप उसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा लो रजिस्ट्रेशन एक्ट में। ठीक है, हम्म, और वो सेक्शन आईपी ये टीपीए एक्ट के अंदर के प्रोविजंस को फुलफिल कर दो। ये जो आप जो हम्म, ये कर रहे हो ना, 3-4 डॉक्यूमेंट बना दे रहे हो अलग 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 अलग, ये हाँ सब हाँ मिला के सेल्स नहीं बनेगी। आप राइट, आपका सेल बराबर हो सकता है, ये हम मना नहीं हाँ कर रहे हैं, बट ये सेल्स नहीं है, तो इसलिए आपके पास सेल वाले राइट तो नहीं आते हैं। ठीक है, हाँ, ये बाद में। इस बार जो आया था उसमें भी यही था कि जेपी सेल्स में दिक्कत यही थी कि कंसिडरेशन और अग्रीमेंट और वो सब ट्रैक करना बड़ा मुश्किल था। हाँ, क्योंकि देखो वो फिर कंसिडरेशन भी दिलवाते हैं उसमें वैसे, क्योंकि देखो हाँ जनरली पावर ऑफ अटॉर्नी में जनरली ये जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हाँ कंसिडरेशन के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट बनवाते हैं फिर कि भैया ये कंसिडरेशन इसने दी है इसको, तो वो फिर एक अलग डॉक्यूमेंट बनता है। तो इस तरह 3 या 4 डॉक्यूमेंट मिला के एक बनाते हैं। तो कोर्ट ने ये बोला था कि भैया देखो इसमें आपका राइट कोई अक्रू नहीं होता है अगर उस सामने वाले बंदे ने बाद में अपनी विल कभी बदल दी, क्योंकि विल तो वो कभी भी चेंज कर सकता है। तो हाँ विल वो अगर उसने कभी भी बदल दी तो फिर आप गए, फिर आपको कोई राइट नहीं अक्रू होगा, आपके लीगल एड्स के पास कोई राइट नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो आप अपने रिस्क पे करो, आपको क्या करना है। तो इसके लिए फिर हरियाणा तो अमेंडमेंट भी लाया था एक, कि हरियाणा हाँ ने अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट करा था, जिससे उन्होंने सेल्स वाले चीजों पे जो मतलब कि रजिस्ट्रेशन का अमाउंट था ना वो डिक्रीज कर दिया था काफी। ये हुआ था उसके बाद। और दूसरा विनीत भाई, ये था कि जब वो बात थी ना कि एजेंट, जैसे एजेंट आपने कहा ना कि यहाँ का एजेंट इससे और जैसे हाँ दो हाँ हाँ प्रॉपर्टी तो उसके अलग एजेंट है, तो जब ये प्रूव करने का आएगा तो
मतलब ये दिखाना भी कंपल्सरी है कि एजेंट फॉर द पर्पस, हाँ मतलब कि एजेंट का स्पेसिफिक पर्पस जो है वो प्रूव करना दिखाना जरूरी रहेगा। हाँ, वो तो देखो फिर वो तुम्हारे ऊपर आएगा कि भैया ये जो हाँ एजेंट था जिसको आपने दिया वो मेरा ये देखो, क्योंकि देखो उसमें जो सेक्शन है ना, सेक्शन में लिखा हुआ है कि ये देख, हिज एजेंट एक्वायर्स नोटिस देयर ऑफ वाइल्स्ट, वाइल्स यानी कि उस समय एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा था। तो यानी कि पहली चीज तो है कि वो उसके टाइम पे उस बिहाफ पे काम करना होना चाहिए, यानी कि अगर उसने काम छोड़ दिया था उस टाइम तब भी नहीं माना जाएगा। फिर दूसरा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अब वो कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पे आपने उसको दिया होना चाहिए, ठीक है। टू विच दैट फैक्ट इज मटेरियल, तो उस बिजनेस से रिलेटेड जिसमें वो फैक्ट मटेरियल है, तो ये फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट तो मान लेगी कि मान लो, तो दो फिर वही है कि आप प्रूव करो कि भैया नहीं, ये जो बंदा जिसको आपने दिया है वो बंदा मेरा एजेंट और किसी चीज के लिए है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा सब चीज के लिए थोड़ी है मेरा एजेंट, तो वो उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। है। तो अब एज एज ये वाला ये हो गया नोटिस, सबको क्लियर। नोटिस वाले में किसी को कोई डाउट है? चलो अब आगे चलते हैं, नोटिस के बाद आता है ठीक है। अब नोटिस हो गया, ठीक है, सारी डेफिनेशंस हो गई ना अपनी, या कोई बच गई? एक बच गई शायद बीच में, रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन बच गई। तो रजिस्टर्ड का मतलब देखो सिंपल सा है, रजिस्टर्ड मींस रजिस्टर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स अंडर द लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। रजिस्टर्ड का मतलब सिंपल सा है कि भैया वो चीज जो है रजिस्टर्ड हुई हुई है किसी भी पार्ट में इंडिया के, मतलब यह जहाँ तक ये एक्ट है, यानी कि हरियाणा पंजाब को छोड़ के कहीं भी, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं वो, ठीक है। अब देखो एक्शनेबल क्लेम की और डेफिनेशन रह गई है, बट वो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी हो जाती है फिर ऐसे समझने में। तो इसलिए इसको जब भी करेंगे जब एक्शनेबल क्लेम का चैप्टर आएगा एंड में, क्योंकि वरना अभी बहुत ज्यादा इसमें ट्रिक, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बीच में हमको समझनी पड़ेंगी प्रॉपर्टी एक्ट में, जैसे मोर्टगेज हो गया, वो सब चीजें हैं। तो वो कंप्लीट कर लेंगे हम, फिर इस पे आएंगे एंड में कि ये एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, ठीक है। बाकी सारी हमने डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है। अब ये फोर्थ सेक्शन था, इसका ही डाउट था वो, ठीक है, सबसे शुरू में कि द चैप्टर एंड सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट विल रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट शैल टेक पार्ट एज शैल बी टेकन एट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कि भैया कॉन्ट्रैक्ट तो क्योंकि यहाँ पे भी है, ये मैंने तुमको सबसे शुरू में ही बताया था कि ये टीपीए के अंदर क्या है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, कि भैया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो वो जो है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इसके साथ चलेगा ही चलेगा, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। और फिर ये है कि भैया 54 जो है, 54 का पैरा 2 ये सेल है, फिर है सेल मोर्टगेज वगैरह हो गया, फिर गिफ्ट हो गया, ये गिफ्ट है, और गिफ्ट मोर्टगेज सेल ये सब जो है ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ साथ रीड होंगे, ठीक है। शैल बी रीड है सप्लीमेंटल टू इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि भैया क्या क्या कैसे होती है प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है। अब ट्रांसफर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, और उसके साथ साथ मनी और ये एक्शनेबल क्लेम भी होते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हमने पढ़ ली है। बट अब सबसे हम शुरू से बोल रहे हैं कि भैया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है बाय एक्ट ऑफ पार्टी, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन्होंने डेफिनेशन क्लोज में नहीं समझाया, वो इन्होंने यहाँ अलग समझाया सेक्शन 5 में, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं फिर बाद में पढ़ेंगे। देखो, इन द फॉलोइंग सेक्शंस, इसके बाद जितने भी सेक्शन आएंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन, ठीक है, सबसे पहला तो एन एक्ट, ठीक है, बाय विच ए लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक लिविंग पर्सन है भैया इसमें जो प्रॉपर्टी कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो भैया जो, क्योंकि देखो जो वो अपने आप मरने के बाद चली जाती है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता है, ठीक है। तो सक्सेशन वाला जो है या को पार्टनरी वाला जो है वो सब जो है डिवोल्यूशन सक्सेशन वो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि बाय एन एक्ट ऑफ, बाय एन एक्ट है पहली चीज, तो कुछ उसमें तो कोई एक्ट हो नहीं रहा है, उसमें तो ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज नहीं आएगी इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में। फिर अब लिविंग पर्सन है तो कोई आदमी करा होना चाहिए जो लिविंग है। कन्वेज प्रॉपर्टी की कन्वे कर देता है अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू, देखो ये वाली चीज मैं तुमको बाद में बताऊंगा, अभी पहले आगे का पढ़ो इसको, अभी सोचो कि ये है नहीं। कन्वेज प्रॉपर्टी टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन,
और टू हिमसेल्फ। ठीक है, देखो ये वो किसी और को भी कर सकता है, खुद को भी कर सकता है, और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स। ठीक है, अब वो या तो खुद को, या तो एक से ज्यादा दूसरे लोगों को, या खुद को, या खुद के साथ साथ किसी और बंदे को, कि भैया मैंने अपने आप के लिए को भी कर दी और दूसरे बंदे को भी कर दी। एंड टू ट्रांसफर इज टू परफॉर्म सच एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट जो है आप कर रहे हो, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माना जाता है, ये वाला एक्ट परफॉर्म करना। तो देखो इसके एसेंशियल्स हम देखते हैं। सबसे पहला है कि भैया एक्शन एक्ट ऑफ पार्टीज है, कि वो कॉन्शियस एक्ट ले रहा है, कि भैया वो कुछ कर रहा है उससे रिलेटेड, कि हाँ भैया मेरे को ये सामान ये जगह बेचनी है, मेरे को ये अपना घर लीज पे देना है। ठीक है, तो ये एक्ट ऑफ पार्टीज हो गया। फिर है कि नॉट इंक्लूड। अब देखो ये मैंने तुमको बताया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि एक्ट ऑफ पार्टीज है, तो ट्रांसफर जब ऑपरेशन ऑफ लॉ से हो जाता है, जैसे इनहेरिटेंस, इंटेस्टेट, तो वो उसमें तो कोई कटता नहीं है ना कोई एक्ट, वो तो खुद हो रहा है, तो वो नहीं आएगा इसमें। फिर है कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर कर रही है तो उसमें पार्टीज ने तो कुछ नहीं करा, कोर्ट ने ऑर्डर करा है, तो वो भी नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, सिंपल सी चीज। ठीक है, फिर है बोथ पार्टीज मस्ट बी लिविंग पर्सन, दोनों पार्टी लिविंग पर्सन होनी चाहिए, क्योंकि देखो लिखा हुआ है कि बाय वन फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अदर लिविंग पर्सन। ठीक है, तो ये दोनों पार्टी लिविंग पर्सन होनी चाहिए, इंटर वाइवोज होता है, डेथ के बाद नहीं होता, डेथ के बाद अगर कुछ हो रहा है तो वो तो सक्सेशन में आ जाता है। ठीक है, फिर है अब ये है कि कंसीव्ड चाइल्ड जो है, चाइल्ड इन वोम जो है ना, वो लिविंग पर्सन माना जाता है इस एक्ट के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो चाइल्ड वोम में है वो लिविंग पर्सन माना जाएगा। अब अनबोर्न चाइल्ड देखो, क्योंकि इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि भैया लिविंग पर्सन होना चाहिए, तो अब जो अनबोर्न चाइल्ड जो है ना, वो लिविंग पर्सन में ही माना जाएगा, और उसको बट आप जितना बाकी सबको कर सकते हो उतना ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उसके स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, तो कंपनी और बॉडी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है वो लिविंग पर्सन मानी जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज तुम ये समझ लो, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी एक्चुअल, या ये नहीं है कि मेरे को जमीन का, जब मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ जमीन बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टी का मतलब है राइट, एनी राइट इन प्रॉपर्टी। एनी राइट इन प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, कि भैया मैंने सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए तुमको प्रॉपर्टी दिया है, यानी कि किराए पे दे दी है, तो वो मैंने अपनी प्रॉपर्टी तुमको बेची नहीं है, वो तुम्हारी नहीं हो गई, बट वो राइट तुम्हारा हो गया है कि तुम एंजॉय कर सकते हो उसको। ठीक है, तो वो भी प्रॉपर्टी मान होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कंफ्यूज मत होना कि प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ ये है कि हमने बेच ही दी। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, भैया हमने मोर्टगेज कर दी कि भैया फिर पैसे दे दो यार मेरे को, ऐसा सब कर दिया, तो वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यही है कि इसमें क्या है, देखो ये जो नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, इसका मतलब होता है नो वन कैन ट्रांसफर ए बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है फ्यूचर राइट इन प्रॉपर्टी कांट बी ट्रांसफर, इट हैज टू बी इन प्रेजेंट। तो देखो इसमें ये जो लिखा हुआ ना इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, तो ये यहाँ पे राइट के लिए नहीं है, उसका राइट तो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, बट वो ये है कि वो कन्वे बाद में कर सकता है। ठीक है, कि मैंने अभी राइट मेरा अभी है, कि मतलब वो प्रॉपर्टी मेरी है अभी, बट मैंने तुमको ये बोला कि भैया बट मैं तुमको तुम्हारे को ट्रांसफर करूंगा, जैसे भैया रेंट एग्रीमेंट हम करते हैं, तो ये बोलते हैं कि भैया ये रेंट एग्रीमेंट कब से करेंगे, रेंट एग्रीमेंट मान के चलो कि मई से शुरू होगा भैया, तो ये फ्यूचर में कन्वे हुई है प्रॉपर्टी, बट राइट मेरा जो था वो मेरा अभी होना चाहिए। अगर मेरा राइट अभी नहीं है तो मैं तुमको ट्रांसफर कैसे कर पाऊंगा, है ना। तो वो चीज है इसमें। तो ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर में ये मत समझना कि मेरा फ्यूचर का राइट भी मैं कुछ कर सकता हूँ ट्रांसफर, मेरा राइट तो प्रेजेंट में है। कि मतलब जैसे ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर का राइट ऐसे समझो कि मेरे पिताजी की कोई प्रॉपर्टी है, वो मेरे को मिलने वाली थी, ठीक है, तो वो मेरे को मिलेगी बाद में, अभी मिली नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को मिल जाएगी, तो मैं तुमको बेच दूंगा। ठीक है, तो तुम मेरे को पैसे दे दे अभी, तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जो है ना आपके पास राइट खुद ही नहीं है, तो आप कैसे बेच रहे हो, जो आपके पास है ही नहीं वो आप बेचोगे कैसे। ठीक है, तो वो चीज नहीं कर सकते आप। तो ये है कि भैया बट कन्वे करोगे फ्यूचर, जो ये कन्वे प्रॉपर्टी जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज हुआ है ना, ये कन्वे के लिए सिर्फ यूज हुआ है कि भैया कन्वे मैं आपको बाद में कर दूंगा। ठीक है, बट अब अभी राइट मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो वो है। ठीक है, तो ये हुआ। फिर कन्वेंस है। अब कन्वेंस का मतलब होता है लिमिटेड मीनिंग, कि ट्रांसफर का मतलब है। कन्वेंस का वैसे ब्रॉडर मीनिंग होता है, तो ट्रांसफर है ये एक तरीके से। कन्वेंस का मतलब ट्रांसफर ही होता है कि ठीक है, कैन बी प्रेजेंट और फ्यूचर बट नॉट पास्ट।
ठीक है। तो ये प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, पास्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि पहले कर दिया है और फिर बाद में आप बोल रहे हो। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर है मस्ट बी एक्चुअल ट्रांसफर, वो एक्चुअल ट्रांसफर होना चाहिए। ये मियर प्रोमिस टू ट्रांसफर जो है ना, तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा सिर्फ कि भैया करूंगा, भैया आप कर दो अभी, तो वही है। तो क्रिएशन कर दिया आपने न्यू राइट का। ठीक है, वो राइट आप कन्वे क्रिएट कर दो, वो चाहे आप बाद में उस राइट का इफेक्ट बाद से हो, बट आपने राइट दे दिया उसको, तो क्रिएशन होना चाहिए न्यू राइट का। मियर एक्सटिंक्शन ऑफ राइट विद रेस्पेक्ट विदाउट क्रिएशन ऑफ न्यू राइट इज नॉट अ ट्रांसफर। देखो कि अगर आपने सिर्फ कोई एक्सटिंक्ट कर दिया राइट जो आपका था, वो आपने छोड़ दिया, तो वो यहाँ पे ट्रांसफर में नहीं आएगा। जैसे कि कोई डॉटर है, उसको को पार्सनरी में अपने फैमिली में राइट मिल गया है कि भैया उसका को पार्सनरी में घर में हिस्सा है, तो वो उसने रेलिंक्विश कर दिया कि भैया, उसने अपने भाइयों को बोला शादी के बाद कि भैया मेरे को नहीं चाहिए, तुम लोग रख लो। तो उसने अपना जो पार्ट था वो रेलिंक्विश कर दिया, तो ये ट्रांसफर में नहीं आएगा, क्योंकि कोई नया राइट तो क्रिएट नहीं हुआ, भाइयों के पास तो राइट था ही। ठीक है, तो भाइयों को वही अब और एक्स्ट्रा हो गया, तो कोई राइट क्रिएट नहीं हुआ है। दूसरा है कि कोई वाइफ है, कि अब वाइफ का हस्बैंड की प्रॉपर्टी में राइट होता है। ठीक है, तो अब उसने क्या करा, अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी को जो है वो सरेंडर कर दिया कि भैया मेरे को नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। उसने अपने ससुराल वालों को बोल दिया मेरे को नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। ठीक है, अब उसके ससुराल वालों का राइट तो था ही, क्योंकि उसके वो घर वाले हैं जो हस्बैंड है, तो वो उसने सरेंडर कर दिया, तो यहाँ पे भी कोई नया राइट क्रिएट नहीं हुआ है। फिर है कि मियर असर्टेनमेंट ऑफ शेयर्स, जैसे पार्टीशन होता है फैमिली में, तो फैमिली में ये पार्टीशन हो रहा है कि भैया कितना हिस्सा किसका है, तो वो क्या है भैया, हिस्सा है, बट हमने बस ये डिसाइड करा है कि भैया ये ए आदमी का इतना परसेंट है, बी आदमी का इतना परसेंट है, सी आदमी का इतना परसेंट है। ठीक है, तो वो पार्टीशन जो होता है वो मियर असर्टेनमेंट है, वो राइट था पहले से, कुछ क्रिएट नहीं हुआ है, बट सेटलमेंट कर दिया आपने। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन है 109 टीपीए का, कि वहां पे पार्टीशन आ जाता है, वो जब हम करेंगे तब हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, फिर सेटलमेंट है। अब सेटलमेंट जो होना चाहिए ना, किसी बोनाफाइड क्लेम का आपने कोई सेटलमेंट कर लिया कि भैया कोई था क्लेम, वो आपने सेटल कर दिया, तो सेटलमेंट का मतलब, सेटलमेंट तो वही होता है जहाँ कुछ राइट हो पहले से। अब जहाँ कुछ राइट ही नहीं है वहां कोई सेटल तो करता नहीं है, तो इसलिए सेटलमेंट में भी नहीं ट्रांसफर माना जाएगा। फिर है कि पार्टनरशिप एसेट्स जो थे वो सब होते हैं कि भैया असर्टेन उनका पोर्शनमेंट कर दिया, तो वो भी नहीं माना जाएगा कि भैया वो कोई नया राइट ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो देख लो अब ये है कि जो रेलिंक्विश और सरेंडर वाला है, ये तुम ऐसे देख लो कि एक्स था, ये सब उसके दो, एक है एक बेटा है, बेटी है, तो बेटी ने बोल दिया कि भैया मेरे को चाहिए नहीं, तू रख ले, तो भाई को मिल गया सारा का सारा। तो भाई के पास था तो ही है ही पहले से राइट, बस वो है कि वो कितनों में बटेगा वो बात अलग थी। तो अब डॉटर ने छोड़ दिया तो सारा भाई को मिलेगा, तो सिंपल रूल है। ठीक है, फिर दूसरा है, ये अब देखो ये वाइफ थी, वाइफ का लिमिटेड राइट रहता है कि भैया हस्बैंड मर गया है उसका। ठीक है, तो ये वाइफ को मिलेगा, बट वाइफ ने क्या करा कि भैया मेरे को नहीं चाहिए, तुम रख लो अपना, तो उसने सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो बस सिलेंडर से इतना हो जाता है, सिलेंडर सरेंडर जो है वो एक्सिलरेट कर देता है सक्सेशन को, और कुछ नहीं करता है कि भैया जो सरेंडर से ये आदमी, इसके पास आनी तो थी ये प्रॉपर्टी, क्योंकि वो वाइफ के पास लिमिटेड राइट होता है टिल डेथ के लिए, तो वो उसने अपने लिमिटेड राइट को हस्बैंड के भाई को दे दिया कि भैया तू रख ले, अभी से ही रख ले, मेरे को चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो वो उसमें आ गया सरेंडर में। ठीक है, तो उससे बस सक्सेशन जो है वो जल्दी हो गया, जो बाद में होना था पहले हो गया, उससे कोई नया राइट नहीं आया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए अपना इतना काफी है। कुछ आप लोगों को डाउट हो तो बताओ। हम्म, हाँ बताओ, इतना सबके समझ आ गया ना? बढ़िया। आशुतोष शायद कल नहीं था ना, आशुतोष? हाँ ठीक है। यार मैं रिकॉर्डिंग्स का अभी देख रहा हूँ, मैंने करी थी वैसे रिकॉर्डिंग कल की,